अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिग योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में हम एफपीएससी एजुकेशन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये इस वीडियो में कवर हो जाएगा, बट अगर वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही हो तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। इसमें हम सारे जो कॉमन टीचिंग मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफली समराइज़ करके और सारों को हम गो थ्रू करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मेथड है वो है लेक्चर मेथड, जो हमारी क्लासेस में एवरीडे रूटीन में यूज हो रहा होता है। तो लेक्चर मेथड जो है ये एक वाइडली यूज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर हम सारे ये यूज करते हैं और सारे ही इससे अवेयर हैं। जिसमें एक टीचर आता है, टीचर उस आके इन्फॉर्मेशन देता है लार्ज ऑडियंस को, और एक वन वे कम्युनिकेशन होती है जिसमें टीचर आता है और वो 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे की क्लास में बोल के चला जाता है, इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट करता है और स्टूडेंट्स उसको लिसन करते हैं, साथ-साथ अपने नोट्स लेते हैं ताकि वो उनको बाद में स्टडी कर सकें। अब इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं कि अगर तो हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करवाना है, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बहुत लार्ज है, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो फिर उसके लिए बेस्ट मेथड जो मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट सूटेबल है वो लेक्चर मेथड है। और ये ज़्यादा इफेक्टिव तब हो सकता है कि अगर हम इसको एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के साथ कंबाइन कर लें। मतलब हम लेक्चर तो दे रहे हैं, साथ हम कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप कर दें क्लास को ताकि वो एक्टिवली एंगेज रहे। नहीं तो अगर एक 2 घंटे का लेक्चर है तो उसमें बच्चे जो हैं आधे लेक्चर के बाद सो रहे होंगे। तो एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हमने यूज़ क्या करना है, कैसे करना है कि एक तो लेक्चर को आप टेलर करें अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, वो इंग्लिश मीडियम के हैं या उर्दू मीडियम के हैं। अगर आपकी क्लास की मेजॉरिटी बच्चे उर्दू मीडियम सिस्टम से पढ़ के आए हैं एफएससी तक, और अब आप अपना जो लेक्चर है वो 70 टू 80% इंग्लिश में डिलीवर कर रहे हैं, तो उनमें से आधे से ज़्यादा को तो वो समझ ही नहीं आएगा। तो आपको जो लेक्चर है उसको ऑडियंस के अकॉर्डिंग टेलर करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपने टॉपिक को की पॉइंट्स पे डिवाइड करना है। एक ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन आपने पहले से बना के रखनी है, रैंडमली हैपाजेडली आके बस बोलना नहीं स्टार्ट कर देना, जिसमें 5 टू 9 आपके मेजर पॉइंट्स होंगे और उनको फिर आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरह से आपने स्ट्रक्चर करना है लेक्चर को कि एक ऑर्गेनाइजेशन आए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए, चीज़ें आपस में कनेक्ट करनी चाहिए। रेलेवेंट एग्जांपल्स आप साथ दे सकते हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इश्यू में अगर कोई सोशल साइंसेस का टॉपिक है तो उस पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को प्रेज़ेंट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो जैसे 5 टू 9 मेजर पॉइंट्स हैं, उनको आप बार-बार रिपीट कर सकते हैं। एक दफ़ा जब पूरी एग्जांपल्स आपने बता दी, अब आप बताएँगे कि हमने अभी तक ये पढ़ लिया है। तो उससे एक एम्फेसिस और ज़्यादा मेमोरी के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटेट हो जाती हैं और नोट्स लेने में भी स्टूडेंट्स को आसानी हो जाती है। और साथ में ऑडियंस के फीडबैक को आपने अटेंशन देनी है। अगर ऑडियंस बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और बहुत ज़्यादा बोर लग रही है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बीच में करें, 1-2 जोक्स कर लें, कोई स्टोरी सुना दें उनको ताकि वो उस लेक्चर को प्रॉपर्ली अटेंटिवली सुन सकें। मेरिट्स क्या हैं कि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन लार्ज ऑडियंस को जैसे दे सकते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिवली है। फिर इसमें इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आपने जितना भी कंटेंट कवर कराना है, आप बहुत आराम से अपनी पेस को कंट्रोल करके अपना कंटेंट इन टाइम डिलीवर कर सकते हैं। और नॉन थ्रेटनिंग टू स्टूडेंट्स है, ज़्यादातर क्वेश्चनिंग वगैरह इसमें होती नहीं है, स्टूडेंट्स आराम से बैठे रहते हैं। वो अगर कुछ जो इंटरेस्टेड होते हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी कहते हैं कि हम बाद में यूट्यूब से पढ़ लेंगे या कहीं और से पढ़ लेंगे, तो वो फिर जो है अपनी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। तो नॉन थ्रेटनिंग टू स्टूडेंट्स होते हैं। डिमेरिट्स यही हैं कि इसमें स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, तो उनकी फीडबैक और इंटरेक्शन कम होती है। फिर इसके अलावा हम इसमें समझते हैं, एज्यूम करते हैं सर्टेन लेवल ऑफ स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन। मतलब अगर हम ग्रेड 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उनको पिछले 11 ग्रेड्स का याद होगा, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पेपर्स के बाद अपना सारा कंटेंट भुला देते हैं और बहुत ही थोड़ा सा बेसिक लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है। तो हम बैकग्राउंड नॉलेज को असेस नहीं करते और उससे बच्चों को नई बात भी समझ नहीं आ रही होती। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होती और इन्फॉर्मेशन रिटेंशन लो हो सकता है, क्योंकि माइंड का एक अटेंशन स्पैन होता है। उसके बाद वो अटेंटिवली चीज़ों को नहीं सुन पाता और हम लोग चीज़ों को पैसिवली सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन रिटेंशन लेवल काफ़ी कम हो सकता है, स्पेशली अगर बच्चों की जो नोट टेकिंग हैबिट है वो नहीं है या इफेक्टिवली वो नोट्स नहीं ले पा रहे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन रिटेंशन काफ़ी कम हो सकती है। इसमें ऑडियंस अगर हमारे पास लार्ज क्लासरूम्स हैं, फाउंडेशनल नॉलेज जिनके अंदर है या हमने ओवरव्यू देना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये सूटेबल है। लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल चिल्ड्रन है, एलिमेंट्री या किंडरगार्टन लेवल के, तो इस लेवल के बच्चों को हम लेक्चर मेथड के थ्रू अगर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये इनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उनको गाइडेड प्रैक्टिस चाहिए होती है, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन चाहिए होती है और एक्टिव लर्निंग वगैरह की एनवायरनमेंट उनको रिक्वायर्ड होती है। तो बड़े बच्चों के लिए कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी लेवल पे फिर भी ये सूटेबल है, बट स्मॉल क्लासेस के लेवल पे लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा
सूटेबल मेथड नहीं समझा जाता। रिकमेंडेशन फॉर इफेक्टिवनेस में यही है कि आप उसको ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंग करें और नैरो करें अपने टॉपिक को। 5 टू 9 मेन पॉइंट्स बताएं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लॉजिकली उसके अंदर पॉइंट्स को अरेंज करें और साथ में रेलिवेंट एग्जांपल्स वगैरह भी करें। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आप एक इशू के ऊपर वेरियस पर्सपेक्टिव्स बताएं, एम्फेसाइज करें पॉइंट्स को रेपिटेशन के थ्रू, ऑडियंस के रिएक्शन देखें और साथ में एनर्जेटिक होना आपका और एंथुसियाज्म के साथ लेक्चर को डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर बहुत सोई हुई आवाज़ में और बहुत ही बेजार आवाज़ में लेक्चर देगा तो उससे स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन लेवल है वो और डाउन हो जाएगा। या अगर लेक्चर हॉल बहुत बड़ा है और आप आखिर तक ऑडिबल ही नहीं है तो फिर आखिर में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन तक आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही, तो उनका टेंशन लेवल और उनकी जो पूरी मतलब स्टडी है वहाँ पे वो अफेक्ट होगी। तो आपको एनर्जेटिक होकर एंथुसियाज्म के साथ लेक्चर डिलीवर करना है ताकि आप अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकें। सेकंड बहुत मोस्ट कॉमनली मेथड जो है वो प्रेजेंटेशन मेथड है और ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है टू द लेक्चर मेथड। इसमें भी हमारे पास एक स्पीकर होता है जो कि मोस्टली इंस्ट्रक्टर होता है, बट समटाइम स्टूडेंट भी हो सकता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रेजेंटेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की, तो वो स्टूडेंट लेवल भी हो सकता है और वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं ऑडियंस को, कोई भी कॉन्सेप्ट्स या कंटेंट वगैरह। लेकिन लेक्चर में तो हमारे पास ओकेजनली हम कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं पॉइंट्स वगैरह या कोई विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं, बट उसमें मस्ट नहीं होता। प्रेजेंटेशन मेथड में हम साथ में मस्ट कोई ना कोई विजुअल एड्स लेके जाते हैं, जैसे हम स्लाइड्स बना लेते हैं, चार्ट्स बना लेते हैं। इस तरह से विजुअल एड्स को जब हम साथ में इंक्लूड कर दें लेक्चर मेथड के अप्रोच के साथ, तो हम उसको प्रेजेंटेशन मेथड का नाम दे सकते हैं। तो वर्बल एक्सप्लेनेशन इसमें आ जाती है, मल्टीमीडिया वगैरह आ जाता है, तो इसको भी समटाइम लेक्चर मेथड ही कंसिडर किया जाता है, बट चूंकि इसमें प्रेजेंटेशन भी साथ में आ जाती है तो इसको हम प्रेजेंटेशन मेथड भी कहते हैं। ये इफेक्टिव अगेन होता है जब हम लोगों ने ग्रुप को इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो विजुअली डिमॉन्स्ट्रेट करना जरूरी है। जैसे अगर आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है तो आप हवा में जितनी मर्जी बातें करते रहे, स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगा जब तक आप उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर दिखा के वहां पे नहीं बताएंगे कि ये पार्टिकुलर एरिया एसोफेगस है, ये इंटेस्टाइन्स है और इस तरीके से ये सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। और साथ में अगर आपने अपनी इंसाइट शेयर करनी है, कोई रिसर्च पेपर आपने लिखा है या कोई रिसर्च की है उसकी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना है या प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करना है, तो उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, आप पहले प्लान करें कि कंटेंट आपका क्या होगा, उस कंटेंट से रिलेटेड आप स्लाइड्स बनाएँ, डायग्राम्स बनाएँ, वीडियोज़ बनाएँ। उसके बाद उस कंटेंट को लॉजिकली ऑर्गेनाइज़ करें, उसका एक इंट्रो होना चाहिए, उसके मेन पॉइंट्स होने चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए और साथ में क्लियरली आपने एक्सप्लेनेशंस देनी है और एग्जांपल्स भी देनी है। और फिर आपने एंड पे एनी क्वेश्चंस इस टाइप की स्लाइड्स इंक्लूड करनी है ताकि आप क्वेश्चंस को और इंटरेक्शन को एप्रोप्रिएट पॉइंट्स के ऊपर एनकरेज कर सकें। अब मेरिट्स इसमें यही हैं जो लेक्चर मेथड के थे कि लार्ज ऑडियंस हमारे पास आ जाता है, लार्ज कंटेंट को हम कवर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर और साथ में इसमें मल्टीमीडिया और विजुअल एड्स का भी मेरिट आ जाता है। बट डीमेरिट्स इसमें यही हैं जो कि लेक्चर मेथड के थे कि ऑडियंस एंगेजमेंट कम होती है, क्योंकि अगर आप लोगों को अपनी क्लासेस की यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन याद हों तो जिस ग्रुप की या जिस पार्टिकुलर कैंडिडेट की स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन होती है वो बोल रहा होता है, टीचर उसको सुन रहा होता है और बाकी क्लास सो रही होती है, तो ऑडियंस एंगेजमेंट जो है इसमें कम होती है और पैसिव लर्निंग हो सकती है। प्रेजेंटर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ प्रेजेंटर्स के उनको मतलब सारी क्लास अटेंटिव होकर सुन रही होती है, बट कुछ प्रेजेंटर्स होते हैं बस वो अपना बोल रहे होते हैं, टीचर्स उनको थोड़ा बहुत सुन रहे होते हैं, बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए होते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर ऑडियंस यहाँ पे अगेन लार्जर ग्रुप है अगर हमारे पास और विजुअल एड्स वगैरह की जरूरत है, कोई रिसर्च फाइंडिंग्स है, अगेन ये वही वाले पॉइंट्स रिपीट हुए हैं। एडवांटेजेस हैं कि हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, चूंकि इसमें हम ऑडियो के साथ साथ विजुअल रूट भी यूज कर रहे हैं तो रिटेंशन बढ़ जाती है। हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था कि सेंसरी के थ्रू इतने परसेंट इन्फॉर्मेशन हम अटेन करते हैं, विजुअल के थ्रू इतने परसेंट करते हैं। अब लेक्चर में सिर्फ हम लोग जो था वो हेयरिंग के थ्रू कर रहे थे, बट यहाँ पे हेयरिंग प्लस साइट आ गई है तो रिटेंशन बढ़ जाती है। और विजुअल कंटेंट को या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम कर सकते हैं डिपिक्ट, लेकिन ये इंटरैक्टिव इतना ज़्यादा नहीं है, लेस इंटरैक्टिव मेथड है और ऑडियंस की एंगेजमेंट इसमें कम हो सकती है और प्रेजेंटर की कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन मेथड को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन मेथड जो है ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है जिसमें जैसे कि नेम इंडिकेट करे कि एक एक्टिव डिस्कशन होती है किसी पार्टिकुलर इशू के ऊपर या किसी का पार्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर। टीचर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता है और उसके बाद कुछ मतलब प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे देता है, फैसिलिटेट करता है डिस्कशन को प्रोबिंग क्वेश्चंस के थ्रू और फिर स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप्स में बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जो ग्रुप्स होते हैं उनमें आइडियली 4 to 5 मेंबर्स या 3 to 4 मेंबर्स का जो ग्रुप है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। और इसके अंदर अब फायदा क्या है कि पिछले दोनों जो मेथड्स हमने पढ़े थे उनमें स्टूडेंट्स पैसिव थे, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक्टिव एंगेजमेंट होती है क्योंकि वो चीज़ों को सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वेरियस पर्सपेक्टिव्स को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बढ़ती है और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती है। क्रिटिकल थिंकिंग पे हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल दोबारा कोट नहीं कर रही।
बट ये सारे जो मतलब एक्टिव लर्निंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्कशन मेथड में इफेक्टिवली आ जाते हैं। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉबिंग क्वेश्चंस उसमें डालेंगे, मतलब प्रॉबिंग क्वेश्चंस ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन जो डिस्कशन को इनिशिएट कर सके। सिर्फ ग्रुप्स बना दिए और बच्चों को एक टॉपिक दे दिया तो वो चुप करके बैठे रहेंगे, उनको कोई ना कोई प्रॉबिंग क्वेश्चंस इनिशिएट करने के लिए डिस्कशन के लिए ज़रूरी है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं जिससे डिस्कशन स्टिमुलेट हो। क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं, और लार्ज और स्मॉल ग्रुप्स अगर हमारे पास हैं तो उनके अंदर बैलेंसिंग करने की जरूरत है ताकि फोकस मेंटेन रहे। अब मेरिट्स इसके हम लोगों ने पहले पढ़ ली है, वही चीज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। बट डीमेरिट्स क्या है कि इसमें जो प्लानिंग है और प्रिपरेशन है वो बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी। पहले तो स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी, सारा कुछ टीचर प्रिपेयर करके आ रहा था और वो भी एक बस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी, एज इट इज उसने उसको क्लास में आके डिलीवर कर देना था। बट अब चूंकि डिस्कशन है, स्टूडेंट्स ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं, मुख्तलिफ इश्यूज आ सकते हैं, तो प्लानिंग और प्रिपरेशन जो है वो इंस्ट्रक्टर की पड़ जाती है। और चूंकि स्टूडेंट्स ने एक पार्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना है तो इसका मतलब उनको भी उसको एडवांस में स्टडी करके आना पड़ेगा, डिफरेंट उसको उनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो होनी चाहिए। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन बढ़ जाती है इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स के पार्ट में। फिर इसके अलावा डिस्कशन में समटाइम्स ऑफ ट्रैक जा सकती है, मतलब हम टॉपिक तो कुछ और डिस्कस कर रहे थे और वो डिस्कस करते करते हम बिल्कुल ही डी ट्रैक हो गए। और अनइवन पार्टिसिपेशन हो सकती है, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन उनमें स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा होती हैं, वो डोमिनेट करते हैं, और बाकी जो हैं कुछ बच्चे वो थोड़े शाय होते हैं तो उनके पार्टिसिपेशन कम हो सकती है। ऑडियंस इसमें ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर हम लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करना है, स्टूडेंट इंटरेक्शन इसमें बढ़ जाती है, और कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड इश्यूज को हम लोग इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडवांटेजेस इसमें अगेन वही है कि एक्टिव एंगेजमेंट और डाइवर्स व्यू पॉइंट्स और कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और डिसएडवांटेजेस यही है कि इसमें केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है, डिस्कशन ट्रैक पे नहीं रह पाती और अनइवन पार्टिसिपेशन भी हो सकती है। एक और मेथड है हमारे पास, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये हमारे पास एक तरह का प्रेजेंटेशन मेथड टाइप ही है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि प्रेजेंटेशन में हम विजुअल एड्स दिखाते हैं अलॉन्ग विथ लेक्चर, और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में हम कुछ करके दिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले एक चैप्टर के अंदर पढ़ा था प्रोसीजरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट, तो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर वो आ जाता है जिसमें हम कुछ ऐसा प्रोसीजर जो है वो स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं, जैसे कोई लैब एक्सपेरिमेंट सिखा रहे हैं या कोई भी प्रैक्टिकल चीज सिखा रहे हैं, तो वो हम लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बता सकते हैं कि हम पहले एक लेक्चर देंगे, उसके बाद उस चीज करके दिखाएंगे, फिर गाइडेड प्रैक्टिस देंगे और फिर स्टूडेंट्स को चांस देंगे कि वो उस प्रैक्टिस को खुद से इंप्लीमेंट कर सकें। जैसे डायसेक्शन वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स हो गए या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, तो वो चीज इसमें आ जाती है। सो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है जिसमें ट्रेडिशनल लेक्चर्स को हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कंबाइन कर लेते हैं। इंस्ट्रक्टर्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देते हैं और उसके बाद उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, इसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये इफेक्टिव तब होता है जब हम लोगों ने ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेने हैं जिनमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और इसके अलावा इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप है वो ब्रिज होता है। स्टूडेंट्स का कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है क्योंकि जब आप अपने हाथ से चीज को करते हैं तो अब इसमें फर्दर उसकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हेयरिंग के साथ साथ सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ स्मेल वगैरह ये चीजें भी इन्वॉल्व आ जाती हैं, हो जाती हैं। इसके 5 फेजेस हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल के। सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव्स देने हैं और एस्टेब्लिश करना है सेट को। उसके बाद आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है खुद से। आपने अगर आपने टाइट्रेशन करवानी है तो पहले आप टाइट्रेशन खुद करके दिखाएंगे सारी क्लास के सामने। फिर आप गाइडेड प्रैक्टिस देंगे, आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, 5-6 टाइट्रेशन के सेटअप्स लगा देंगे और सारों के पास जा जाके उनको थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे। उसके बाद आप स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए और फीडबैक वगैरह उनको देंगे, उनके चेक करेंगे, वो उनको आप कहेंगे कि अब आप मेरे पास एक रीडिंग मैंने आपको गाइड कर दिया, 2-3 रीडिंग्स अब आप खुद लेके आए, और फिर उनको उसके ऊपर फीडबैक देंगे और साथ में आप फिर उनको एक्सटेंडेड प्रैक्टिस एंड ट्रांसफर दे सकते हैं कि कोई ऐसी एक आपने टाइट्रेशन करवा ली, लेट्स सपोज HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, अब आप उनको कहें कि एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन आप खुद डिजाइन करें और उसको करें, तो इस तरह से वो न्यू कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, न्यू प्रॉब्लम के ऊपर ट्रांसफर भी उसका हो सकता है। मेरिट्स इसमें ये है कि एक तो हॉलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक मतलब एक ओवरऑल होल आ जाता है जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, विजुअल, ऑडियो सारी चीजें आ जाती है। साथ में इसमें एक्टिव एंगेजमेंट भी आ जाती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो अपने हाथ से काम कर रहे हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम हवा में चीजें पढ़ रहे होते हैं, उनको जब वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं और अपने सामने होता हुआ देखते हैं तो उनकी लर्निंग बेटर इंप्रूव होती है। डीमेरिट्स यही है कि एक तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाती है लेक्चर्स और डेमोन्स्ट्रेशन के बीच में, अक्सर हमारी लैब्स जो है वो डिले होती चली जाती हैं, और उनका जैसे लेक्चर टाइट्रेशन और एसिड बेस का चैप्टर जो था वो कहीं क्लास के शुरू में पढ़ाया गया था, और जो उसके ये हो रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, ये पूरे जब क्लास गुजर जाती है, पूरा साल
गुजर जाता है तो एंड पे करवाए जाते हैं, तो बीच में लिंक वगैरह स्टैब्लिश नहीं हो पाता। इसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली अब अगर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करवाना है तो उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं क्लास में कंडक्ट कराने में। तो लेक्चर जो है वो हम 1 डेढ़ घंटे में टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और उस वो हमारा हो जाएगा कंप्लीट, पर डेमोन्स्ट्रेशन में और उसके सारा ये एक्सपेरिमेंट वगैरह कराने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर इंस्ट्रक्टर की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड करता है और किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशंस कंडक्ट करता है, और ये वेरी कर सकती है। ये ऐसे कोर्सेज के लिए सूटेबल है जिसमें एक तो कनेक्शन थ्योरी बिटवीन एंड प्रैक्टिस, जैसे साइंस की मैंने एग्जांपल्स दी, और अगर हमें विजुअल और प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट चाहिए तब ये बहुत इफेक्टिव है। मल्टी मॉडल लर्निंग जिन स्टूडेंट्स में होता है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग हैं, जो हियरिंग के थ्रू, मतलब एक किसी के थ्रू नहीं सीखते बल्कि मल्टीपल अप्रोच के थ्रू सीखते हैं। तो इसमें चूंकि बहुत सारी अप्रोचेस कंबाइन हो रही हैं तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह के स्टूडेंट्स बेनिफिट कर सकते हैं। और यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल लिंक होता है, विजुअल भी हमारे पास आ जाता है, और डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस के स्टूडेंट्स, अगर आप विजुअल लर्नर हैं, ऑडिटरी लर्नर हैं, या कैनेस्थेटिक हैंड्स ऑन वाले लर्नर हैं, जो भी आप लर्नर हैं, सारे के सारे लर्नर्स इस वाले पर्टिकुलर जो मेथड है टीचिंग का इसमें इंगेज होते हैं और उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है। बट डिसएडवांटेजेस यही है कि इसमें प्लानिंग ज़रूरी है और सिंक्रोनाइजेशन के, ये नहीं है कि लेक्चर आपने एक साल के शुरू में दिया था और प्रैक्टिकल साल के आखिर में हो रहा है, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है और इंस्ट्रक्टर की स्किल्स पे भी वेरी कर सकता है। असाइनमेंट मेथड हमारे पास आ जाता है एक ऐसी इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी जिसमें स्टूडेंट्स को टास्क दिए जाते हैं और वो उनको खुद से कंप्लीट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स या इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होती हैं या फिर ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं। इनमें हमारे पास एक्टिव लर्निंग आती है क्योंकि हमने खुद से सारा काम करना है, टीचर हमें नहीं बता रहा है, जस्ट एक उसने ऑब्जेक्टिव्स दे दिए, रूब्रिक्स दे दिए और हम लोगों ने खुद मटेरियल को रिसर्च करना है, उसको अप्लाई करना है और स्पेसिफिक प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करना है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम इंडिपेंडेंट लर्निंग को स्टूडेंट्स के अंदर फोस्टर करना चाहते हैं, रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, मतलब जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोचेस हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में उन्होंने कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है। तो हम स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दे देंगे या कोई प्रॉब्लम दे देंगे, जैसे एक असाइनमेंट का टॉपिक दे दें कि आप देखें कि इस्लामाबाद में जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से पोल्यूशन कॉज कर रही हैं और उनके लिए क्या पॉसिबल हम ले सकते हैं, मतलब उसको एलिमिनेट करने के लिए या सिचुएशन को एलिविएट करने के लिए हम कौन से मेजर्स यूज कर सकते हैं। तो अब उसमें स्टूडेंट्स जाएंगे, डिफरेंट जगह से डाटा कलेक्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे और अपनी फाइंडिंग्स वगैरह को फिर एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में या प्रेजेंटेशन की शक्ल में प्रेजेंट करेंगे। तो हम एक स्पेसिफिक टास्क दे देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, हम उनको बता देते हैं कि आप ये वाले रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल स्कॉलर से हेल्प ले सकते हैं, तो रिसोर्सेज हम उनको बता देते हैं। फिर हम उनको डेडलाइन बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट से पहले-पहले आपका ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है। इतने पेजेस की असाइनमेंट होनी चाहिए, इतने डेप्थ में आपने चीज़ों को कवर करना है एटसेट्रा। और फिर हम उसको रिव्यू करते हैं और साथ में असेस करते हैं आउटकम्स को ताकि हम फीडबैक दे सकें। अब इसमें सेल्फ डायरेक्टेड है क्योंकि सारा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें डेवलप होती है, रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड में हम अप्लाई करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को, ये सारे इसके मेरिट्स हैं। बट डीमेरिट्स क्या है कि एक तो क्लियर इंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है। अक्सर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो वेग से आके दे जाते हैं कि ये आपने असाइनमेंट बनानी है। अब स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती कि हम इसमें कितनी डेप्थ में जाएँगे, क्योंकि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में अवेलेबल है। तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव्स या क्लियर एक्सपेक्टेशंस होना वो बहुत ज़रूरी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फिर असाइनमेंट की जो असेसमेंट है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। और डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। कुछ जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स दे देते हैं असाइनमेंट्स पे, कुछ बहुत क्रिटिकल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के मार्क्स डिडक्ट करते हैं, तो वेरिएशंस आ सकती हैं। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको टाइम मैनेजमेंट में और इंडिपेंडेंट लर्निंग में मसला आ सकता है, क्योंकि एक जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें तो उनको पता है कि ये काम हमें मिला है, ये हमने करना है। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट टास्क आ जाता है तो अब आपने अपनी खुद मैनेज करना है, कंटेंट आपने कैसे पढ़ना है, आपने कितना टाइम देना है, आपको डेडलाइन से पहले सारा कुछ कवर करना है, ग्रुप है तो आपने ग्रुप को किस तरह मैनेज करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, और ये सूटेबल है अगर हम लोगों ने रिसर्च एनालिसिस और इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट करना है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज वगैरह को करना है और ऑटोनॉमी डेवलप करनी है स्टूडेंट्स में, इंडिपेंडेंट लर्निंग डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, तो उन सारों के लिए असाइनमेंट मेथड सूटेबल है। इसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है क्योंकि हम अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम डेडलाइन तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को, तो उससे हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करना पड़ेगा। इसमें अब एक्सप्लोरेशन होती है, एक टेक्स्ट बुक नहीं है, आपके पास पूरी वर्ल्ड जो है वो ओपन है, आप उसको कहीं से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप विज़िट्स कर सकते हैं, फील्ड विज़िट्स कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी से हेल्प ले सकते हैं, तो एक्सप्लोरेशन आ जाती है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि एक पार्टिकुलर ये नहीं है कि आपने इस पार्टिकुलर 1 घंटे में पढ़ना है या 2 घंटे में आपने लेक्चर लेना है, बल्कि आपके पास आप अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो और परस्यू कर सकते हो अपने इंटरेस्ट को, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसमें। पर डिसएडवांटेजेस यही है कि एक तो असाइनमेंट डिज़ाइन
डिज़ाइन बहुत केयरफुल होना चाहिए और असेसमेंट पहले से प्लान्ड होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि हमें इन रूब्रिक्स के अगेंस्ट असेस किया जाएगा ताकि वो उन रूब्रिक्स को एक पॉइंट ऑफ फोकस लेके चलें। रैंडमली काम करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके जैसा आपने सोचा था वैसा काम कर लेंगे, कुछ डिफरेंट तरीके से काम कर लेंगे। तो फिर अगर असेसमेंट की जो रूब्रिक्स थी वो पहले से स्पेसिफाइड नहीं थी, तो फिर ये उनके साथ एक थोड़ी-सी ज़्यादती हो जाएगी या एक डीमेरिट इसका आ जाएगा। तो एक केयरफुल असाइनमेंट डिज़ाइन और साथ में केयरफुल उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स का सेम लेवल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता। कुछ को जो है बाहर से जब तक कोई उनको ना कर रहा हो, मतलब मोटिवेट ना कर रहा हो, वो खुद से काम नहीं कर पाते। और असेसमेंट हमेशा इसकी सब्जेक्टिव भी होती है और बहुत ज़्यादा टाइम इंटेंसिव होती है। अगर 50-50 पेजेज़ के असाइनमेंट्स हर एक ग्रुप की या हर एक स्टूडेंट की आ रही हैं, तो उनको चेक करना जो है वो भी एक बहुत बर्डनसन काम आ जाता है इंस्ट्रक्टर के लिए। फिर प्रोजेक्ट मेथड है जो असाइनमेंट मेथड से ही रिलेटेड है। असाइनमेंट का स्कोप थोड़ा कम होता है और उसका काम थोड़ा ब्रीफ होता है। प्रोजेक्ट का मेथड जो है इसमें इसका ज़्यादा ब्रॉड स्कोप होता है और इसमें काम ज़्यादा होता है। बेसिकली दोनों मिलते-जुलते ही हैं, जैसे हमें भी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स मिलते रहते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो असाइनमेंट्स थोड़ी ब्रीफ होती हैं, उनका उनका टाइम लिमिटेड होता है, उनका जो क्राइटेरिया होता है वो लिमिटेड होता है, बट प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ह्यूज होते हैं, इनमें काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो हैंड्स ऑन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये विलियम किलपैट्रिक ने इंट्रोड्यूस कराया था 1918 के अंदर और अगेन इसमें भी एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स की 4 टाइप्स हैं। एक तो ऐसे जिनमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे कोई आपने एयरप्लेन का मॉडल बना लिया, कोई रोबोट बना लिया। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स कि आप किसी इन्वेस्टिगेट करें व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन आवर पार्टिकुलर एरिया, उसमें आप जाके देखें कि अच्छा इंडस्ट्रीज़ की वजह से है या फर्टिलाइज़र्स की लीचिंग हो रही है या क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। और एक्सप्रेसिव प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जैसे आप पेंटिंग कर लें या कोई पोएट्री का पीस क्रिएट कर लें एटसेट्रा इस तरीके से। इसको हम तब यूज़ कर सकते हैं अगर थ्योरेटिकल को हम प्रैक्टिकल में अगेन अप्लाई करना चाहते हो। इसमें भी टीम वर्क आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च, इंडिपेंडेंट लर्निंग जितनी चीज़ें हमने असाइनमेंट में देखी थी वो सारी यहाँ पे भी आ जाती हैं। अब इसमें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में ये भी डिफरेंस है कि असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा ओपन एंडेड नहीं होती बट प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और ओपन एंडेड होते हैं। और हम प्रोजेक्ट्स का गोल बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव बता देते हैं और स्कोप बता देते हैं। यूजुअली ये ग्रुप्स में होते हैं, स्टूडेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। हम उनको नेसेसरी रिसोर्सेज़ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, गाइडेंस देते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं, साथ में उनको असेस करते हैं और फिर उनको फाइनल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। मेरिट्स इसके सेम ही हैं असाइनमेंट वाले ही कि एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारे आ जाते हैं। और डीमेरिट्स अगेन वैसे ही हैं कि केयरफुल प्लानिंग और केयरफुल गाइडलाइंस होना, रूब्रिक्स वगैरह होना ज़रूरी है। फिर चूँकि ग्रुप में काम हो रहा है, तो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे काम टाइम पीरियड नहीं कंप्लीट कर रहे होते, तो उससे भी एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ग्रुप डायनामिक्स और कोलैबोरेशन जो है ये चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट और इवैल्यूएशन इसकी सब्जेक्टिव हो सकती है। एक इंस्ट्रक्टर हो सकता है कुछ और तरह से असेस करे, दूसरा इंस्ट्रक्टर कुछ और तरह से असेस करे, तो एक सब्जेक्टिविटी अप्रोच आ जाती है। ऐसे में ऑडियंस के लिए सूटेबल है जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स और इंडिपेंडेंट थिंकिंग हम लोगों ने प्रमोट करनी है, एक्सप्लोरेशन और सॉल्विंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और इसमें क्रिएटिविटी आ जाती है और इनोवेशन आ जाती है, कुछ न्यू चीज़ों की डेवलपमेंट आ जाती है। एडवांटेजेस इसमें एक्टिव लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टीम वर्क और कोलैबोरेटिव एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम लोगों ने टीम में काम करना होता है। और डिसएडवांटेजेस अगेन वही है कि प्लानिंग और सुपरविजन इसमें चैलेंजिंग हो सकती है, फिर ग्रुप डायनामिक्स चैलेंजिंग हो सकती है और लेस स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट आ जाती है। अच्छा, डिस्कशन मेथड तो हम पहले स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे बस 2-3 नए पॉइंट्स थे। एक तो सिम्पोजियम एक टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड है, जिसमें डिफरेंट स्कॉलर्स आपस में आते हैं और एक स्कॉलरली डिस्कशन टाइप चीज़ करते हैं, तो इसको हम सिम्पोजियम कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ थी कि स्टेप्स जो आ जाते हैं डिस्कशन में, सबसे पहले तो आपका सिंटैक्स क्या होगा डिस्कशन में कि पूरी क्लास एक ग्रुप के तौर पे होगी या छोटे ग्रुप्स में आप डिवाइड करेंगे। फिर एम्स क्या है, एस्टैब्लिश सेट करेंगे, उसको फोकस करेंगे, बताएँगे कि इस डिस्कशन के रूल्स ये होंगे, इसमें सिचुएशंस वगैरह ये होंगी। फिर आप उस डिस्कशन को होल्ड करेंगे, फिर उसकी एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समराइज़ करें, सारी चीज़ों को कंक्लूड करें और फिर एंड पे डीब्रीफिंग करें डिस्कशन की, जिसमें अपनी ओन जो थिंकिंग प्रोसेस है आपका ड्यूरिंग द डिस्कशन रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या थिंकिंग प्रोसेस रहा है, उसको एग्जामिन किया जाए। तो ये इसका सिंटैक्स आ जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब ये जो हम लोग अप्रोचेस पढ़ रहे हैं ना, ये ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम एक प्रॉब्लम पोज़ कर देते हैं और उसके सॉल्यूशंस के लिए फिर स्टूडेंट्स को काम करना पड़ता है। तो इफेक्टिव टूल्स और बिहेवियर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर सकें। अगेन इसमें भी साइंटिफिक मेथड आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्रिटिकल थिंकिंग, फिर हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाती हैं। अगर हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई नई चीज़ बनानी है, कुछ आइडियाज़ को जनरलाइज़ करना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं। बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम होता क्या है। तो अगर हम लोगों
पॉइंट ए में हैं और हम एक पॉइंट बी पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। लेट सपोज आप अपनी क्लासरूम में हैं और आप अपने कॉलेज के कैफेटेरिया में पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका गोल है, लेकिन अब आपको इस क्लास से कैफे तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा, तब आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपने कैफे तक जाना है, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे करेंगे कि आप देखेंगे कि क्या रूट है जिसके थ्रू मैं कैफे तक पहुंच सकता हूँ। तो प्रॉब्लम कोई ऐसी चीज है जिसका गोल तो हमें पता है, लेकिन हमें उसका रूट नहीं पता। और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो मेथड है जिसके थ्रू हम वो रूट डिजाइन करते हैं, जिसके थ्रू हम अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकें या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक टॉपिक को चूज करते हैं, अपने प्रॉब्लम को डीलिमिट करते हैं कि इस पार्टिकुलर बाउंड्री के अंदर अंदर रहते हुए हमने इसको करना है। क्योंकि वैसे हम बहुत ब्रॉड चले जाएं अगर, तो भी फोकस नहीं रहता, चीजें बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर हम उसको प्लान करते हैं, प्रिपेयरिंग अ गाइड करते हैं, उसके अंदर डिस्प्यूटिंग सोर्सिंग वगैरह, मतलब हम डिफरेंट सोर्सेज को देखते हैं कि अच्छा यहाँ से इस इधर से एक गार्डन है, यहाँ से एक रास्ता जाता है, या यहाँ पे एक रोड जा रही है, ये वाली शायद हमें कैफे तक ले जाए। तो हम डिफरेंट सोर्सेज को देखते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की उनको हम देखते हैं। फिर हम हर एक सोर्स को एग्जामिन करते हैं कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे 5 मिनट लगेंगे, यहाँ से जाऊंगा तो 15 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट्स में मेरी क्लास है, तो मेरे लिए ये वाला ऑप्शन जो है ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो हम डिफरेंट चीजों को एग्जामिन करते हैं, फिर हम उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके बाद हम उस चीज को कंक्लूड करते हैं और फिर हम डिबेटिंग कर सकते हैं कि हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, वो कहें नहीं हम यहाँ से चलते हैं, हम कहेंगे नहीं यहाँ से चलते हैं। तो एक डिबेट आएगी, उसमें दोनों अपने अपने एविडेंसेस देंगे और फिर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के अंदर आ जाती हैं। इसमें हम एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होती है, अगेन स्टूडेंट सेंटर्ड है, वो साइंटिफिक मैनर में सोचेगा, एक रेगुलर और ऑर्गेनाइज स्टडी हैबिट्स एस्टेब्लिश करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमने ये काम खुद करना है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट्स एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है, अपनी थिंकिंग को यूज कर रहे हैं। एक साइंटिफिक अप्रोच आ जाती है, फिर कोलेबोरेशन आ जाती है क्योंकि आप ग्रुप में काम करें, आइडियाज शेयरिंग आ जाती है और थॉटफुल डिसीजन मेकिंग आ जाती है। बट डीमेरिट्स अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, फिर तमाम सब्जेक्ट्स में नहीं यूज हो सकता। अब मैथ्स में हम ये वाला जो अप्रोच है इसको नहीं यूज कर सकते अनलेस ये कि हम लोग उनको पहले कुछ फॉर्मूलाज और कुछ चीजें सिखा दें। अगर जस्ट हम रैंडमली कोई फॉर्मूला ना सिखाएं, अलजेब्रा का प्रॉब्लम्स दे दें, तो वो उनके लिए इतना सूटेबल नहीं रहेगा। फिर स्टूडेंट्स के ऊपर इसकी वजह से बर्डन बढ़ जाता है। मटेरियल और सोर्स एक्विजिशन इसमें चैलेंजिंग हो सकती है। जैसे अगर आपके ये प्रॉब्लम में आपको कुछ रिसर्च आर्टिकल्स की जरूरत है, बट रिसर्च आर्टिकल ज्यादातर ओपन एक्सेस पे अवेलेबल नहीं होते, तो वो एक चैलेंज आ सकता है। और एवेल्युएशन, जितनी भी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज, इनकी एवेल्युएशन जो है ये कॉम्प्लेक्स होती है कि हम उनको किस तरह से मार्क कर रहे हैं। फिर एक और टाइप आ जाती है कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक, जिसमें ग्रुप्स में स्टूडेंट्स काम करते हैं और आपस में कोऑपरेट करके टीम्स बनाते हैं, और उसके बाद वो या तो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, या कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, या किसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। टीम टीचिंग भी इसमें आ जाती है कि एक ग्रुप हम 3-4 मेंबर्स का बना दें और उसमें एक स्टूडेंट जो है वो बाकियों को टॉपिक्स जो है टीच कर दे जो उसको नहीं आते, और ये सारी चीजें कोऑपरेटिव में आ जाती हैं। स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक म्यूचुअल अचीवमेंट आ रही होती है। 3 to 4 मेंबर्स का जो ग्रुप है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है इसमें, जिसको हम इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। और टीम तब तक काम करती है जब तक हर एक को समझ आ जाए कि असाइनमेंट क्या है। एक कलेक्टिव सक्सेस आ जाती है कि सिंक और स्विम टुगेदर, के पूरा ग्रुप या तो इकट्ठा सिंक करेगा या इकट्ठा स्विम करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर हम कंपटीशन वाले माइंडसेट की बात करें तो उसमें यही होता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से नोट्स छुपा रहे होते हैं और इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं कि हम जो है वो टॉप करें और हमारी सक्सेस आए, दूसरे हमारी चीजों से ये ना हो कि हमारे से आगे निकल जाए। लेकिन जहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग आ जाती है वहाँ पे सारे एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। जो वीक हैं, जो थोड़े ज्यादा बेटर एफिशिएंट स्टूडेंट्स हैं, वो उन वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे ताकि एक कलेक्टिवली ग्रुप सक्सेस आ सके और उसको वो सेलिब्रेट कर सके। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस आ जाती है इसके अंदर, कोलैबोरेशन आ जाती है और कलेक्टिव सक्सेस आ जाती है। इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स जैसे थिंक पेयर शेयर यूज कर सकते हैं, जिक्सॉ वगैरह यूज कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स मैंने नहीं इंक्लूड की। थिंक पेयर शेयर का यही होता है कि जैसे टीचर जो है वो एक टॉपिक देता है, कोई क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। सबसे पहले वो टाइम देगा कि आप इसके ऊपर थिंक करें, ठीक है, 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस, सारे इसके ऊपर सोचें। थिंक कर लिया तो फिर उसके बाद वो कहेंगे कि आप पेयर कर लें, दो दो बच्चे जो साथ साथ बैठे हुए हैं या वैसे पेयरिंग बना लें। अब पेयर बनाने के बाद जो दो बच्चे हैं वो आपस में शेयर कर लेंगे कि मैंने इस टॉपिक का ये आंसर सोचा है, मैंने ये आंसर सोचा है। और उसके बाद वो शेयरिंग, वो जो पेयर्स हैं वो होल क्लास के साथ शेयर करेंगे। तो एक ओवरऑल जो है लर्निंग पूरी क्लास की इंटरेक्टिव मैनर में हो जाएगी। अब मेरिट्स इसमें यही है कि स्टूडेंट की लर्निंग बढ़ती है, रिटेंशन बढ़ती है, उसकी ओरल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, सेल्फ स्टीम बढ़ती है, पॉजिटिव रेस रिलेशन आते हैं। क्योंकि जब एक ग्रुप में डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट एरियाज के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जो है आपस में मिल बैठ के काम करेंगे तो उनके रिलेशन इंप्रूव होंगे, कॉपरेशन बढ़ती है, एम्पैथी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं और लर्नर की ऑटोनॉमी
ऑटोनॉमी, इन सारे मेथड्स, जितने भी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस हैं, इनमें लर्नर की ऑटोनॉमी बढ़ती है। बट इसमें थोड़ा नॉइज का मसला आ जाता है कि जब क्लास में डिस्कशन होती है तो फिर शोर होता है, पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल टीचर का आ सकता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप वर्क प्रेफर नहीं करते, और इनकम्पैटिबल ग्रुप डायनामिक्स से कुछ बच्चे अगर बीच में काम नहीं करे या अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करे तो वो मसला आ जाता है। एलिमेंट्स में पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक दूसरे को आपने सपोर्ट करना है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, फिर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी। एट टाइम्स हमारे पास ग्रुप वर्क में ये होता है कि बस ग्रुप के टास्क को असेस कर लिया जाता है, उसमें कुछ 2-3 बच्चे होते हैं, उन्होंने सारा काम किया होता है और बाकियों ने कोई खास उसमें काम नहीं किया होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि इंडिविजुअली भी अकाउंटेबिलिटी होती है कि अच्छा ये वाला काम इस ए बंदे ने किया, ये बी ने किया, ये सी ने किया, और ओवरऑल ग्रुप की भी कि ये नहीं है कि जस्ट अकेले अकेले अगर आप इंडिविजुअल काम करके उसको आखिर में मर्ज कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर वो इंडिविजुअल असाइनमेंट ही उससे बेहतर थी। तो ग्रुप अकाउंटेबिलिटी के आपकी ग्रुप की ओवरऑल डायनामिक्स कितनी अच्छी रही है, कितने अच्छे से आपने कोऑपरेट किया एक दूसरे के साथ, और आपने इंडिविजुअली कितना काम किया, दोनों के बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी और असेसमेंट की जाती है। फिर इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, ग्रुप प्रोसेसिंग आ जाती है, क्योंकि हम लोग ग्रुप के गोल्स बताते हैं, ग्रुप का एक ग्रुप लीडर होता है, ग्रुप के कुछ रूल्स होते हैं, सारे लोगों को ऑन ट्रैक लेके चलते हैं, तो एक ग्रुप परफॉर्मेंस और ग्रुप प्रोसेसिंग भी इसमें आ जाती है। जिक्सॉ, नंबर हेड्स, थिंक पेयर शेयर, 3 स्टेप इंटरव्यू, राउंड रॉबिन्स, 3 मिनट इंटरव्यू, पार्टनर सर्कल द स्टेज, टीम पेयर्स फॉलो, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर आ जाती हैं। एडवांटेजेस यही है इसमें, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, एम्पैथेटिक एटमोसफेयर, डिसीजन मेकिंग, पर्सनल रिलेशनशिप इसमें इंप्रूव होते हैं, ऑटोनॉमी बढ़ती है, कॉपरेशन बढ़ती है, निगोसिएशन बढ़ती है। बट डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने पहले भी देखे थे कि नॉइज एंड परसीव लॉस ऑफ कंट्रोल, नॉट प्रेफर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, और अनकंजीनियल ग्रुप डायनामिक्स में आ सकती है। देन डिस्कवरी लर्निंग आ जाती है। डिस्कवरी लर्निंग एक ऐसी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट्स एंगेज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, क्वेश्चन आस्क करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और कुछ चीज मतलब नॉलेज को जो है ना वो थ्रू एक्सपीरियंस और थ्रू डूइंग सीख रहे होते हैं, चीज़ों को खुद से डिस्कवर कर रहे होते हैं। इसमें जॉन डेवी का काम बहुत आ जाता है, फिलोसफी उसकी, और जीन पियाजे की फिलोसफी जो है वो डिस्कवरी लर्निंग को बहुत सपोर्ट करती है। तो इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है, सराउंडिंग के साथ स्टूडेंट्स करके सीखते हैं और अनकवर करते हैं नॉलेज को। फिर ये लर्नर सेंटर्ड होता है, और अगेन इसमें स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो वाइगोव्स्की ने दिया था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में, जिसमें टीचर सपोर्ट देते हैं टू इंटीग्रेट द न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन आ जाती है, एक्सप्लोरेशन आ जाती है, और स्टिमुलेशन बेस्ड लर्निंग भी हम कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में हम उनको रियल वर्ल्ड स्टिमुलेशन दे सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस को, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए। फिर इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, हम कोई प्रॉब्लम देते हैं और उसको उन्होंने डिस्कवर करना होता है। इंक्वायरी आ जाती है कि जिसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट करते हैं या टीचर्स क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन रिसर्च टास्क इसमें आ जाते हैं जिसके थ्रू वो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वेब क्वेस्ट वगैरह। केस बेस्ड लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसमें डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं। केस स्टडी होती है कि रियल वर्ल्ड में हम जाके कोई एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम या पार्टिकुलर सिनेरियो देखें और उसको स्टडी करें, और फिर उसके लिए सोल्यूशंस को पोज किया जाए। फिर इसमें रिफ्लेक्शन आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स है क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, क्वेश्चनिंग और सॉक्रेटिक मेथड इसमें यूज होता है, और स्टिमुलेशन बेस्ड लर्निंग वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर हम, जैसे अब तो वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं, मतलब केमिस्ट्री लैब्स में पहले एक्सपेरिमेंट्स करते में हमें बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती थी, बट अब जो है वो ऑनलाइन वर्चुअली ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आप उसमें घर बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, और उसमें आप उसके थ्रू सीखते हैं, और उसमें कोई रिस्क भी नहीं आता है, रिस्क फ्री ट्रायल्स आ जाती हैं। तो ये इसके सारे फायदे हैं। स्टेप्स में क्या है कि सबसे पहले हमने एक एक्टिविटी चूज करनी है, फिर हमने उसके लिए मटेरियल गैदर करना है, फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि अपने ट्रैक से ना हम हटे, मेन गोल के ऊपर रहना है। क्वेश्चन यूज करनी है कि अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, जैसे आप लैब में काम कर रहे हैं, तो अपने सेफ्टी को इंश्योर करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम को प्लान करना पड़ता है, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग है, आप एक हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कह सकते कि आधे घंटे में हो जाएगी, इसमें टाइम लग सकता है। इसके अलावा इसको प्रोसेस को रिकॉर्ड करने की जरूरत है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं तो साथ हम उसका प्रोसीजर भी नोट डाउन करते हैं, ताकि हम बाद में उसको वापस आके रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकें कि अच्छा हमने इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे ये काम किया था, और उसके रिजल्ट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। और फिर साथ में उसका फीडबैक और रिव्यू दिया जाता है आउटकम्स और रिकॉर्ड्स का टीचर की तरफ से, ताकि हमें आइडिया हो कि हम कितना उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कहाँ पे फर्दर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आ जाता है। अगर हमारे पास कोई एक्टिविटी ठीक नहीं हुई है तो हम उसको ट्राई अगेन भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कवरी है, ट्रायल एंड एरर है, चीजें ठीक भी जाएंगी, चीजें खराब भी होंगी, तो अगेन ट्राई अगेन का भी इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। और प्लानिंग फॉर मोर एक्टिविटीज आ सकता है कि हम देख सकते हैं कि इस वाली पार्टिकुलर एक्टिविटी में हमारे पास ये इश्यूज आए थे, तो हम फर्दर जो फ्यूचर में एक्टिविटीज करेंगे उनमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल्स हैं जैसे इन्वेस्टिगेट करें ओक लीफ की वैरायटी को, उसको प्रैक्टिस करें, रिकॉर्ड करें और काउंट करें। तो इसमें स्टूडेंट्स जाएंगे डिफरेंट ओक लीव्स को पहले कलेक्ट करेंगे, उनके पहले थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी, फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, काउंट करेंगे। एक्सप्लोर प्लांट्स अंडरग्राउंड एस्पेक्ट्स, तो इसमें वो डिफरेंट प्लांट्स को अंडरग्राउंड जाके मतलब उनकी खुदाई करेंगे, कुछ प्लांट्स को वहां से निकालेंगे, उनके सैंपल्स को वहां पे अपनी कॉपी में वो पेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन डाटा ले लेंगे। इसी तरह एनालाइज करें पिक्चर्स को ताकि डिस्क्राइब किया जाए हड़प्पा सिविलाइजेशन को। तो इसमें वो डिफरेंट जगहों से पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन की पिक्चर्स को इकट्ठा करेंगे, कुछ बुक्स में से या कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री से वो उसकी वीडियोस वगैरह देखेंगे, और फिर वो चीज़ों को खुद से डिस्कवर करके उनको प्रेजेंट करेंगे एक प्रॉपर मैनर के अंदर। तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आ जाती है, स्टूडेंट सेंटर्डनेस, हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन, डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। देन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक है ड्रामाटाइजेशन टेक्निक। ड्रामाटाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम करके दिखाते हैं, रोल प्लेस आ जाती है, कोई स्मॉल ड्रामास प्लेस आ जाते हैं। और इनफॉर्मल ड्रामा जो है वो एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती है जो कि विदाउट एनी प्रिपरेशन होती है। मतलब अगर हम ड्यूरिंग अ लेक्चर ही कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी कहेंगे, दो स्टूडेंट्स आके ये चले आए, ये वाली एक्टिविटी यहाँ पे आके करें, कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं की, स्पॉन्टेनियसली किया, तो ये इनफॉर्मल ड्रामा होता है। रोल प्ले होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने रोल प्रिपेयर करते हैं, जैसे कोई सिंड्रेला का रोल कर रहे हैं या कोई पोकेमॉन का रोल कर रहा है, तो वो पहले उसके कॉस्ट्यूम्स लेंगे, उसके डायलॉग्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे। तो पहले एक्टिंग से पहले सिनेरियोस के रोल को प्ले करके आते हैं। फॉर्मल ड्रामा ऐसा होता है जिसमें पूरा स्क्रिप्ट होता है, पूरी परफॉर्मेंस कंट्रोल होती है, पता होता है कि पहले ये बंदा एंटर होगा, फिर ये होगा, इस तरीके से सीरीज चलेगी, तो वो फॉर्मल ड्रामा आ जाता है। पपेट्स में जैसे आइडिया आप लोगों को होगा ही कि पपेट्स यूज करते हैं और उसके थ्रू वो उनकी कोई कन्वर्सेशन हो रही है या कोई वो उसके थ्रू ड्रामा डिपिक्ट कर रही होती है। और पेंटोमीम जो है उसमें जेस्चर्स यूज किए जाते हैं और माइम विदाउट स्पीकिंग, जस्ट आप एक्शंस के थ्रू, जैसे आप इशारों के थ्रू जो है ना वो चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज भी आ जाती हैं गेसिंग वगैरह की, कि एक जो पार्टिसिपेंट है वो डिफरेंट इशारे करके या डिफरेंट उनको जेस्चर्स देके कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती हैं। या हम वैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर इस तरह के ड्रामास बना सकते हैं जिनमें कोई स्पीकिंग नहीं आती, जस्ट जेस्चर्स वगैरह के थ्रू चीज़ों को डिपिक्ट किया जाता है। फिंगर गेम आ जाती है, जैसे काफी सारे लोग ये बचपन में करते भी हैं कि फिंगर्स के थ्रू वो डिफरेंट, अगर अंधेरे में शेडोज के थ्रू भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के उनके आपस में ड्रामा या समथिंग करवा सकते हैं। तो एक स्टोरी दी जाती है बच्चों को और वो फिंगर्स के थ्रू उसको कंप्लीट करते हैं, फिंगर्स के थ्रू टॉकिंग की जाती है। अब ये सारी जो एक्टिविटी है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होती है और एंगेजिंग होती है, स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, बहुत शौक से वो इसमें पार्ट लेते हैं। अब चूंकि ड्रामा है तो लैंग्वेज स्किल्स भी इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन बढ़ती है और लिसनिंग बढ़ती है, और हम इसमें एक्सप्लोरेशन करते हैं सोल्यूशंस की। लेकिन अगेन इसकी प्रिपरेशन के लिए और उसको करने के लिए टाइम चाहिए, फिर कॉस्ट्यूम्स और पूरा सेटअप वो एक चैलेंज हो सकता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स के लिमिटेड स्टूडेंट्स, अगर क्लास में 5 बच्चे हैं तो वो कितना ही ड्रामा कर लेंगे, अगर कोई 20-25 बच्चे हैं अच्छे भले कैरेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ ये अनइंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर स्टूडेंट सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं, उससे उनकी सेल्फ स्टीम थोड़ी कम हो सकती है कि पता नहीं मैं ठीक कर भी पाऊंगा या नहीं। लेस सुटेबल फॉर द लार्जर ग्रुप्स, अब अगर बहुत लार्ज ग्रुप भी हो गया है तब भी उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बहुत स्मॉल के साथ भी ठीक नहीं रहता और बहुत लार्ज के साथ भी। और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ सकती है, अगेन यही कि पता नहीं मैं ठीक कर पाऊंगा या नहीं, और इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। रोल प्लेस जो है ये ड्रामाटाइजेशन टेक्निक का ही एक पार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक रोल्स या कैरेक्टर्स लेते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में से, और उसमें वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ जाती है, एम्पैथी डेवलप होती है। जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो किसी बैगर का रोल कर रहा है या किसी मतलब माजूर इंसान का रोल कर रहा है, तो उसके अंदर एम्पैथी डेवलप होगी उस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, और वो अंडरस्टैंड कर पाएगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को। इनको हम यूज कर सकते हैं इंटरपर्सनल डायनामिक्स के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के रेजोल्यूशन के लिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के अंदर इनमें कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं, और डिफरेंट रोल्स के थ्रू हम अपनी वर्ल्ड को देख सकते हैं। यूज हमने ऐसे ही करना है कि हम रोल्स देंगे, कैरेक्टर्स देंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है और ये गाइडलाइंस है, और फिर स्टूडेंट्स उसके ऊपर जाकर रिसर्च करेंगे और खुद से सारे रोल्स को प्रिपेयर करके, सारे डायलॉग्स वगैरह वो खुद प्रिपेयर करके चीजें लेके आएंगे। हम लोग जो टीचर्स हैं वो उनको फैसिलिटेट करेंगे, फिर हम एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इस पूरे जो प्ले था इससे हमने क्या सीखा है, इनसाइट्स क्या आई हैं। क्योंकि अगर हम इस चीज को डिस्कशन को एंड पे नहीं करते ना तो फिर उस पूरी एक्टिविटी का फायदा नहीं है, उससे लर्निंग नहीं होगी, जस्ट एक फन बेस्ड रहेगी। बट अगर एंड पे उसके लेसन को कहा जाए कि अच्छा अब आप बताएं आपने सारी एक्टिविटी से क्या सीखा है, डिस्कशन वगैरह की जाए, तो उससे इसके ज्यादा एडवांटेजेस आ जाती हैं। मेरिट्स इसमें ये है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिव एंगेजमेंट आ जाती है, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एम्पैथी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करना, ये चीजें
बट डीमेरिट्स क्या है कि रोल असाइनमेंट इसमें डिफिकल्ट हो सकती है और इफेक्टिवली आपने सिनेरियो को डिजाइन करना है। फिर कुछ स्टूडेंट्स शाय होते हैं, उनके लिए ड्रामास वगैरह में पार्टिसिपेट करना जो है वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। और जो रोल प्लेज है उनमें हम 100% रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स को लेते हैं। रियल वर्ल्ड में जो डायनामिक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाती है, उस चीज़ को हम एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर पाते। और ऐसे कोर्सेज जैसे इंग्लिश लिटरेचर वगैरह है, उसमें हम शेक्सपियर का रोल ड्रामा जो है उसमें कोई पार्टिकुलर सीन्स करवा सकते हैं। तो ऐसे कोर्सेज जिनमें इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, एम्पैथी वगैरह आ जाए, या डिफरेंट व्यू पॉइंट स्टडी करने हो, या हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज फॉस्टर करनी हो, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और इमर्सिव है। जब एक ड्रामा स्टार्ट होता है, एक स्टोरी स्टार्ट होती है, तो इंसान उसके अंदर बिल्कुल डूब जाता है, इमर्स हो जाता है। इसके अलावा रियल वर्ल्ड सिनेरियोस इसमें आ जाती है, कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। डिसएडवांटेजेस यही है कि थॉटफुल क्रिएशन करनी पड़ती है रोल्स की। स्टूडेंट्स एप्रीहेंसिव हो सकते हैं, उनमें शाइनेस वगैरह आ सकती है और कॉम्प्लेक्सिटी रेप्लिकेट नहीं होगी। ये चीज़ हमने पहले देख ली थी। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है एक एजुकेशनल अप्रोच ऐसी है, ये हम लोगों ने जैसे पढ़ा डिस्कवरी लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे ह्यूरिस्टिक मेथड्स हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड्स ऐसे हैं जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व हो। और ये ग्रीक वर्ड ह्यूरिसिस से निकला है, जिसमें प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन अप्रोच आ जाती है, ट्रायल एंड एरर आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसे हमने देखा था डिस्कवरी वगैरह, और हम उसमें सोल्यूशन वगैरह फाइंड आउट करते हैं। और जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमने स्टार्ट में देखे थे लेक्चरिंग वगैरह, वो डायडेक्टिक या ट्रेडिशनल टीचिंग है। और ये जो मॉडर्न मेथड्स है ना, ये ह्यूरिस्टिक मेथड्स हैं। डायडेक्टिक या ट्रेडिशनल मेथड्स में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर, जबकि ह्यूरिस्टिक मेथड्स के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद से आंसर सीख करते हैं। एक डीपर और एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग है। और इसके अंदर जो है टीचर्स का जो काम है वो गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि स्टूडेंट्स राइट ट्रैक में रहें और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। देन एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग मीन स्मॉल स्केल टीचिंग। ये बेसिकली टीचर ट्रेनिंग के लिए यूज की जाती है, जिसमें स्मॉल ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के। बहुत ही स्मॉल लेक्चर टाइम होता है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स का। और इसमें बेसिकली हम टीचर्स को टीच करते हैं कि उन्होंने कैसे टीचिंग का प्रोसेस करना है। जो बीएड की वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, उनको भी हम माइक्रो टीचिंग में ला सकते हैं। तो ऐसी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक जिनमें हम टीचिंग प्रोसेस को एक छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि हम उनकी प्रैक्टिस करवा सकें और उनको फीडबैक दे सकें कि आप अपनी टीचिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग आ जाती है। 1980 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। टीचर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं और अपनी स्पेसिफिक टास्क को, कॉन्सेप्ट्स वगैरह को एड्रेस करते हैं। इसमें हम टीचिंग को इंप्रूव करते हैं थ्रू स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स 5 to 10 होते हैं और 5 to 10 इसमें मिनट्स होते हैं। यहाँ से आगे हम कुछ बेसिक टीचिंग मेथड्स को पढ़ेंगे। ये मोस्टली बीच में या तो डिस्कस होते हैं या हमें इनके अवेयरनेस है, पर मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था कि थोड़ा टर्मिनोलॉजी से ना हो जाएगा। तो एक तो क्वेश्चनिंग यूज करते हैं, इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड है, जिसमें क्वेश्चंस टीचर आके पोस्ट करेगा और स्टूडेंट्स की एक्टिव उसके अंदर एंगेजमेंट होगी और वो उसके ऊपर सोचेंगे, क्रिटिकली थिंक करेंगे और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं टीचर से, अगर उनके फर्दर क्लैरिफिकेशन किसी टॉपिक में चाहिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग डीपन करने के लिए। एक्सप्लेनिंग जैसे हमारे पास यूज होता है, क्रुशियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड यही है कि हम किस तरह से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेक्चर्स वगैरह में ये यूज होती है और टीचर्स कन्वे करते हैं नॉलेज को। फिर मॉडलिंग आ जाती है, जिसमें कुछ करके दिखाते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस आ जाता है, रिटेंशन और एप्लीकेशन। इसमें रिपीटेड प्रैक्टिस दी जाती है पार्टिकुलर बिहेवियर की, जिससे वो री हो जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज वगैरह को विजुअली हम मतलब कुछ मॉडल करके दिखाते हैं। टीचर एज अ मॉडल हो या रोल प्ले का काम करता है, और स्टूडेंट्स जो है उसको ऑब्जर्व करके और प्रैक्टिस के थ्रू वो पार्टिकुलर बिहेवियर सीखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग में स्टूडेंट्स को कुछ प्रैक्टिकल, जैसे हमने देखा था प्रैक्टिकल मेथड्स जो थे, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड जो था, जिसमें हैंड्स ऑन अप्रोच, ये प्रैक्टिकल्स वगैरह चीजें आ जाती हैं। कोलैबोरेशन जैसे हमने भी काफी इसमें डिस्कशन की है, टीम वर्क आ जाता है, जिसमें लीडरशिप रोल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है कि मैं क्लास में जाके बोर्ड पे एक टॉपिक लेती हूँ, पोल्यूशन, और मैं स्टूडेंट से कहूँ कि आप इनके ऊपर पोल्यूशन से रिलेटेड आपके माइंड में जितनी चीजें आती हैं आप मुझे बताते जाए। ठीक है, और मैं उनको यहाँ पे इस तरह से सर्कल्स में लिखती जाऊंगी, सारे मैं आइडियाज गैदर कर लूंगी। उसके बाद जो मेरे काम की चीजें होंगी उनको मैं रहने दूंगी, बाकियों को मैं बीच में से एलिमिनेट कर दूंगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स की एक तो क्रिएटिविटी बढ़ती है और एक्टिव एंगेजमेंट बढ़ती है। और इंस्टेड ऑफ के बस मैं आऊँ और पोल्यूशन के बारे में पढ़ाना शुरू कर दूँ, पहले मैं स्टूडेंट्स को एक इंटरेस्ट उनका और उनकी अटेंशन जो है उसको इसके थ्रू बहुत इफेक्टिवली कैप्चर कर सकती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म इसमें हम नहीं करते, मतलब अगर किसी ने सही बताया गलत बताया, आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, आपने बस यहाँ पे लिखते जाना है और फिर एंड पे आपने कहना है कि ये वाले इतने ज्यादा सूटेबल नहीं लग रहे, ये वाले हमारे पास ज्यादा इससे लिंक्ड है, तो हम इनकी बेसिस पे अपने टॉपिक को बिल्ड करेंगे।
सबसे पहले आपने डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, कुछ बैकग्राउंड दे सकते हैं एग्जांपल वगैरह। अच्छा जैसे देखो, आप लोग अगर बाहर जाते हो तो यहाँ पे एक कूड़े का ड्रम पड़ा हुआ है, इस तरह से, ये इस तरह की और आपको क्या एग्जांपल अपनी सराउंडिंग में नजर आती है पोल्यूशन की। तो इससे पर स्टूडेंट्स सोचेंगे कि अच्छा इस तरह से मेरे इस घर के अराउंड ये वाला मसला है, मेरे जो पार्टिकुलर एरिया है वहाँ पे ये इशू है, ये पोल्यूशन में शायद हो, शायद ये वाली चीज पोल्यूशन हो। तो इस तरह से वो फिर सोचेंगे, इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। फिर हम पार्टिसिपेंट्स इसमें सिलेक्ट करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे लीडिंग क्वेश्चंस की, कि हम कुछ लीडिंग क्वेश्चंस बना सकते हैं और उनके आंसर्स को हम इस तरह से एक माइंड मैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें वार्म अप आ जाता है, आइडिया जनरेशन, एलेबोरेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड रिव्यू। पार्टिसिपेशन को हमने प्रमोट करना है। अगर कुछ स्टूडेंट शाय हैं तो उनको भी कहना है आप बताएं आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है। रिमूव करना है डुप्लीकेट्स को, अगर कोई चीज दो स्टूडेंट्स ने बताई है तो एक आप उसको रिमूव कर दें। स्टूडेंट को नहीं, आपने उस पार्टिकुलर रिस्पॉन्स में से एक दफा उसको मतलब आपने लिखना है, रिपीटिशन नहीं करनी। और अवॉइड इन्वॉल्विंग मैनेजर्स एंड सुपीरियर्स टू फॉस्टर अनइनहेबिटेड आइडिया जनरेशन। सो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं यूज़ करनी, मतलब एक पार्टिकुलर फोकस्ड फॉर्म में चलना है। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग है वही सारे आइडियाज़ बता रहे हो। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को टोकना नहीं है, जो भी आइडियाज़ वो जनरेट कर रहे हैं उनको हमने वेलकम करना है ताकि वो इफेक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और फिर एंड पे हम उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये डाइवर्स टीचिंग मेथड है जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के साथ इसके अडेप्टेबिलिटी है और इसमें एक्टिव एंगेजमेंट आ जाती है। अब ये जो सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिनमें हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट्स के को कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग देते हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, असाइनमेंट देते हैं या उनसे रोल प्लेस कराते हैं, ये सारी चीजें बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग है। तो एक्टिव लर्निंग में ऐसी जो भी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बढ़ती है और वो एक्टिवली उस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के काबिल हो जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास एक्टिव लर्निंग के अम्ब्रेला के अंडर आ जाती हैं। तो अगेन इसमें वही सारी चीजें जो हमने पीछे एक्टिव लर्निंग के अप्रोचेस में पढ़ी हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशंस और अवेयरनेस वगैरह, ये आ जाता है। अब यहाँ पे अगेन एवेल्युएशन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जितनी भी इस तरह के अप्रोचेस पढ़ी उनमें एवेल्युएशन एक डिफिकल्ट टास्क आ जाता है। एक पार्टिकुलर रूब्रिक्स होने चाहिए, पार्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग असेसमेंट होनी चाहिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन मेथड है फॉर रिमोट मीटिंग्स वगैरह। इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है और वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। फिर ये सिंक्रोनस हो सकती है, जैसे लाइव मीटिंग्स हो सकती हैं, या एसिंक्रोनस, जैसे अभी ये वाला लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आया है तो ये एसिंक्रोनस टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है डिफरेंट एरियाज में, एक पार्टिकुलर वीडियो या एक पार्टिकुलर लाइव जूम सेशन से ऑडियंसेस जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉस्ट इसमें कम आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इंटरेक्टिव लर्निंग है, रिसोर्स शेयरिंग है और ग्लोबली हम इवन एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी इसकी रीच जा सकती है। बट इसमें चैलेंजेस, टेक्निकल इश्यूज, इंटरनेट के इश्यूज आ जाते हैं, फिर डिजिटल डिवाइड आ जाती है, कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी की इतनी एक्सेस नहीं है, इंटरनेट की एक्सेस कुछ एरियाज में नहीं है। फिर यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होती, एंगेजमेंट अक्सर स्टूडेंट्स की कम हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन जब मोड ऑफ एजुकेशन हुआ तो उसमें उनकी एंगेजमेंट लेवल और उनकी जो मोटिवेशन थी वो बहुत कम हो गई थी। और अगेन यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स आ जाते हैं। सो इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है इन द प्रेजेंट एरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एनरिच करता है। हम डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं। अगर हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखा देते हैं, या हम उनको कोई उसकी कोई भी स्टिमुलेशन दिखा देते हैं, सिमुलेशन दिखा देते हैं लैब एक्सपेरिमेंट की बिफोर परफॉर्मिंग दैट इन द लैब, तो उससे उनकी जो इंटरेस्ट लेवल है और उनका जो एंगेजमेंट लेवल है वो बहुत इनहेंस हो जाएगा और उनकी लर्निंग में बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट टूल्स को यूज कर सकते हैं इनकी टेक्नोलॉजी को फॉर एनहेंसिंग द इंस्ट्रक्शन, और इसको हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। और डिस्टेंस लर्निंग में जो है हम इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट फार रीचिंग एरियाज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल वगैरह की क्लासेस होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होप सो कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ चीज़ों में रेपिटेशन थी तो मैंने उसको क्विकली गो थ्रू किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपडेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।